आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबैटन से कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगी। नमस्कार दोस्तों, साल 1946 पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था। ये बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल इस बात का था कि भारत को आजादी कब और कैसे मिलेगी। चार बड़े कारण थे इसके पीछे। पहला, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। दूसरा, 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का संघर्ष और उसके बाद हुए रेड फोर्ट ट्रायल्स, जिससे एक बड़ा झटका पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तीसरा, इसके बाद हुई रॉयल नेवी म्यूटिनी, जिसमें ब्रिटिश नेवी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दी। और चौथा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारी अनएम्प्लॉयमेंट, खतरनाक इकोनॉमिक रिसेशन और डगमगाती हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेजरी। 1945 में हुई इलेक्शंस के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में वादा किया था कि भारत को आजादी देंगे। पूरा माहौल अब इस कदर भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था कि अब मेजॉरिटी ब्रिटिश जनता भी इंडिया को आजादी देने के फेवर में थी। अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। और यहां दोस्तों, आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। जो इस आखिरी एक साल में हुआ दोस्तों, इसकी कहानी ज्यादा हमारी इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती। हजारों ओरिजिनल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, माउंटबैटन के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के आधार पर, फेमस राइटर्स डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में इस आखिरी एक साल की घटनाओं को बड़ी डिटेल में कैप्चर किया गया। और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन अडैप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। इस वेब सीरीज का नाम भी है फ्रीडम एट मिडनाइट। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाल ही में ही रिलीज हुई है, मैंने पूरी सीरीज देखी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा इस आखिरी एक साल की दास्तां। आइए जानते हैं जनवरी 1946 से लेकर अगस्त 1947 की कहानी। जनवरी 1946 में दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। येलो कलर में है सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और पिंक कलर में है प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस को बेसिकली स्टेट्स की तरह समझ लो। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो स्टेट्स होती थी, टोटल में 17 प्रोविंसेस थे। इनमें से 11 में ऑलरेडी इलेक्शंस होती थी। सही सुना आपने, इलेक्शंस होती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साल 1935 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। इसके तहत इन प्रोविंसेस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी और इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स और इंडियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो अलग बात है कि कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में पावर ब्रिटिश ने अपने पास ही रखी थी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास पावर थी डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और वीटो राइट्स की। लेकिन फिर भी 1935 के बाद इंडियंस को इतनी आजादी दे दी गई थी कि हम खुद के पॉलिटिशियंस इलेक्ट कर सकते और उन पॉलिटिशियंस के पास कुछ हद तक पावर होती। इसलिए साल 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होती हैं। इन इलेक्शंस में उस वक्त की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी हो, और बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी लड़े। इन इलेक्शंस में करीब 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया। हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी जरूरी है या जमीन होनी जरूरी है। नतीजा यह था कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जीतती है।
बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिहार और ओडिशा। बाकी प्रोविंसेस में कोलेशन गवर्नमेंट बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी पावर में आती है, आसाम में आसाम वैली पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जिसे मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है, और सिंध में क्योंकि कोई सिंगल विनर नहीं था तो कई सारे लीडर्स का एक कोलेशन बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कई सारी सीटें एक्चुअली में रिजर्व थी मुसलमान लोगों के लिए। उन रिजर्व सीटों में से भी सिर्फ 22% ही मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज होती है इससे अगली इलेक्शंस में, 9 साल बाद साल 1946 में। अगली प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946 में ही होती है क्योंकि बीच में वर्ल्ड वॉर 2 आ गई थी और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इस समय तक कम्युनल डिवाइड हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत बढ़ चुका था। इसके पीछे कई कारण थे जिनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि इसकी बात मैंने इन वीडियोस में ऑलरेडी करी है। बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। एक बड़ा कारण यह था कि जिन्ना जैसे पॉलिटिशियंस ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों के अंदर डर भरा। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. और इसका नतीजा ये हुआ कि 1946 की इलेक्शंस में मुस्लिम लीग 11 में से 2 प्रोविंसेस जीत जाती है। बंगाल और सिंध पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के कंट्रोल में चले जाता है। हालांकि बाकी जो 9 प्रोविंसेस थे उनमें कांग्रेस की जीत हुई थी तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी था कि सारे प्रोविंसेस में जितनी भी रिजर्व्ड मुस्लिम सीटें थी उनमें से 87% सीटें मुस्लिम लीग जीती।